अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सो यूनाइटेड नेशन में जो कश्मीर का मुद्दा पहले उठा है वो किन रेजोल्यूशन के माध्यम से उठा है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए पहला। दूसरी चीज, क्रिस्टल क्लियर एक चीज ये रखो जो मेन आप लोग के लिए काम की है कि कश्मीर का मैटर जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है। अब हमने क्लियर कर दिया है, उस पर अब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब भी कश्मीर के मुद्दे की बात आती है किसी भी इंटरनेशनल फोरम में, चाहे यूनाइटेड नेशन में, हम क्लियर कट एक बात कहते हैं कि कश्मीर का मैटर इज अवर इंटरनल मैटर, राइट। और उसको हम खुद ही इंटरनली सॉल्व करेंगे, हमें इंटरनेशनल उसकी आवश्यकता नहीं है, इंटरनेशनल कंसेंसस उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये चीज है, बस सिंपल सी बस ये चीज आप ध्यान में रखो। अब चलते हैं टॉपिक पर। थ्योरेटिकल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट इसमें जो मेन काम की चीज है वो यही है जितने मैंने भी आपको बताया, और थोड़ी बहुत एक आइडिया आपको होना चाहिए कि रेजोल्यूशन 47 किससे एसोसिएटेड है, दैट्स इट। सो क्या भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने के लिए गलत रास्ता चुना था? इस सवाल पर काफी बहसें हो चुकी हैं और 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि यदि नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 35 के बजाय आर्टिकल 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र में ले जाया होता तो इसके परिणाम अलग होते। तो ये बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर महात्मा गांधी जी जो है वो अगर फेवर कर रहे, जैसे इस टाइप की कई बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी ने फेवर कर दिया होता या महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते तो फिर देश की आज की डेट में क्या स्थिति होती। तो इस टाइप की जो चीजें आती है ना, तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक चीज है कि अगर नेहरू जी ने जो है वो इस मामले को चार्टर आर्टिकल 35 यानी कि चार्टर के आर्टिकल 35 के बजाय आर्टिकल 51 के तहत जो है वो अगर ले गए होते तो बात जो है वो कुछ और ही होती। तो इस टाइप की चीजें एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछी जाती, राइट। वो पूछी जाएंगी तो पर्सनालिटी फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएंगी, रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाएंगी। बट फिर भी ये टॉपिक न्यूज में है तो हम इस चीज को कवर करेंगे, राइट। तो ये आर्टिकल 35 की जो बात हो रही है, पॉइंट टू बी क्लियर, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर का आर्टिकल 35 है। इस आर्टिकल 35 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक मत करना। सो आर्टिकल 35 सिर्फ इतनी चीज कहती है कि कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की है वहां पर जो भी मामले हैं, जो भी विवाद है, उसको सामने रख सकता है। यानी कि उसका कोई भी विवाद है, कोई भी इशू है, वो सामने रख सकता है। और आर्टिकल 51 जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो है उनके पास पूरा अधिकार है इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर सेल्फ डिफेंस करने का। इफ अटैक, अगर उनके ऊपर अटैक होता है उस समय पर जिस समय पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मेजर्स ले रही है, उपाय ले रही है जिससे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, तो उस समय एक इंडिविजुअल कंट्री के पास जो है वो अटैक करने का पूरा अधिकार या अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार जो है वो रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीज जो कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत मामला ले जाया गया होता, तो मतलब क्लियरली होम मिनिस्टर का कहना यह है कि आप जो है वो पीट सकते थे पाकिस्तान को, राइट। यानी कि अटैक कर सकते थे जब तक डिसीजन जो है वो सामने नहीं आ रहा, उससे पहले आपने ढूंढ दिया और आप जो है वो बच जाओगे आर्टिकल 51 के तहत। तो ये क्लियर कट इनका कहना था, बस जो चीज आपको समझनी है। क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसे चीजों को समझना है। आप देखो इन्होंने दो चीज मेंशन कर दी, आर्टिकल 35, आर्टिकल 51। तो इट इज वेरी क्लियर इन बोथ द आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल कहता है कि आप जो है वो डिस्प्यूट सामने रख लो, यानी कि मुद्दा जो है वो सामने लेकर आ जाओ। दूसरा आर्टिकल 51 चार्टर का ये कहता है कि जब तक जो है वो डिसीजन नहीं आता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, आपके पास अधिकार होगा सेल्फ डिफेंस करने का, मतलब अटैक करने का। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ तो आप पीटो, राइट। तो उस टाइप का जो है वो ये था। तो इनका कहना जो है वो साफ साफ ये था कि आप पीट पाट के जो है वो उसको यानी शांतिपूर्वक करने की जगह आप एग्रेसिवली जो है वो कश्मीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेते। बट हमारी जो पॉलिसी हमेशा से रही है, इंडिया की पॉलिसी फ्रॉम द बिगिनिंग पीसफुल पॉलिसी रही है। हम जो है वो खुद से पहले अटैकर जो है वो नहीं बनते कभी भी, राइट। तो ये चीज है। बट ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में हम जो है वो थोड़ी अपनी एग्रेसिव पॉलिसी को जो है वो दिखा रहे हैं, और ये चीज बिल्कुल क्लियरली इन सब स्टेटमेंट से हो रहा है कि आज की डेट में हमारी पॉलिसी जो है वो एग्रेसिव है। बट लेट मी टेल यू, आप तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, तो यहाँ पर मैं आप लोग को अलर्ट करना चाहता हूँ, अपने आंसर्स में कभी भी एग्रेसिवनेस को शो मत करना, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी मुद्दा हो एग्रेसिव चीजों को शो नहीं करना है, राइट। कैसा भी मुद्दा आता है, इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो, पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके सामने जो है वो टेररिस्ट है तो आप जो है वो क्या करोगे, तो आपको ये नहीं बोलना है कि उठाकर मैं उसके सर फोड़ दूंगा, राइट। तो आपका जो है वो काम होगा कि क्योंकि आप देखो क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हो एग्जीक्यूटिव की, ब्यूरोक्रेट बनने की, आपका न्याय देने का काम जो है वो आपका नहीं है। मैं सिर्फ आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने के लिए ये चीज जो है बताता हूँ, ये गाइडलाइंस। बट रियलिटी में आप क्या करोगे वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, राइट।
तो रियलिटी में चीज अलग रहती है, बट आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है एंड दे वांट कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान हो, कि आप बेसरफरे टाइप के चलने वाले इंसान हो। वो ये चीज फाइंड आउट की जाती है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी फाइंड आउट की जाती है, एक डिसिप्लिन फाइंड आउट किया जाता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट फाइंड आउट किया जाता है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू एक्शंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, राइट? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप एक हिरार्की में रहोगे, आपके ऊपर कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर हमेशा अवेलेबल रहेगा, राइट? एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, जब तक आप टॉप मोस्ट सीनियर अथॉरिटी पे नहीं जाते, फिर भी जाओगे तो भी लेजिस्लेटिव विंग आपके ऊपर तो रहेगी ही रहेगी, राइट? कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने आंसर को लिखो तो अपने आंसर में एग्रेसिवनेस कभी नहीं शो करनी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपको पता है गाइस कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कल को आप कलेक्टर बनेंगे, राइट? आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर एनकाउंटर हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमन राइट्स वाले जो है आपकी जान खा जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, राइट? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनेशनल मामले में, इंटरनेशनली इशू जो है वो चला जाता है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है, ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पर, ना ही सिर्फ लोकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो एवरीथिंग शुड बी अंडर कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज आपको एक्सप्रेस करनी है अपने आंसर में, राइट? अब जैसे कि ये जो है आपको पता लग चुका है कि आज की डेट में हमारी जो पॉलिसी है एग्रेसिव है, और जरूरी भी है, एग्रेसिव होना जरूरी भी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट? क्योंकि कब तक हम सहन करेंगे यार, कभी ना कभी तो हमें अटैक मोड पर आना पड़ेगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। बट राइटिंग में डिप्लोमेटिकली आपको लिखना है कि नहीं, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, हम जो है वो शांतिपूर्वक देश है, हमें पीस चाहिए, राइट? हमें शांति चाहिए, हमें एग्रेशन नहीं चाहिए, राइट? तो हम एग्रेसिव चीजों पर काम जो है वो नहीं करते हैं। हमारा सबसे पहला कदम जो होता है, और एग्रेसिव चीज जो होनी चाहिए वो लीस्ट में होनी चाहिए। जैसे एनकाउंटर की बात करें तो लीस्ट में जो है वो आना चाहिए, बिल्कुल लीस्ट में ही, मतलब एट दी एंड ही सिर्फ आपको जो है वो उस एक्शन को, उस टूल को जो है वो इस्तेमाल करना है, गेटिंग इट? तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से मतलब रखिएगा अपने दिमाग में, कि कभी भी अपने आंसर्स में ऐसी चीज नहीं लिख देना कि जो, क्योंकि कभी भी जब आंसर लिखो ना, अपने आप को एक ऑफिसर समझ के आंसर लिखो, क्योंकि जब आप अपने आप को ऑफिसर समझोगे तो आपको पता लगेगा कि डिमांड जो है वो क्या है इस एग्जाम की ऑफिसर से। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यार कोई भी, जैसे कि आप हैं, आपके जो नीचे जो लोग होंगे, नीचे जो ऑफिशियल्स होंगे, आप तो यही चाहोगे ना कि आपके कमांड को वो फॉलो करें, आपके ऑर्डर को फॉलो करें। तो यू गाइज ऑल्सो वांट कि आपके अंडर जो भी आएगा वो आपके कमांड को फॉलो करने वाला है, राइट? आपके अंडर जो भी आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, बेसरफिरा ना चले, अपने मन से जो है वो कार्रवाई ना करे, है ना? आप भी यही चाहोगे कि अपने मन से कार्रवाई होगी तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो ये चीज है यहाँ पर समझने वाली। तो आर्टिकल 35 क्या है, आर्टिकल 51 क्या है, तो आई थिंक ये दोनों चीज जो है आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन 47 के बारे में। तो रेजोल्यूशन 47 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, वो किस चीज पर फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द कंप्लेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्निंग डिस्प्यूट ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इंडिया टुक टू द सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 1948। अब आपसे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा, बताइए रेजोल्यूशन 47 यूनाइटेड नेशन का क्या कहता है? तो कश्मीर के मुद्दे की बात करता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इंडिया ने ये मुद्दा जो है वो 1948 में यूनाइटेड नेशन के सामने जो है वो इंडिया लेकर गई थी, कि जो डिस्प्यूट चल रहा था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसका पूरा मुद्दा जो है वो रेजोल्यूशन 47 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। अक्टूबर 1947 की बात थी, जब पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स और काफी सारे ट्राइब्समैन हम लोग को देखने को मिले थे, जो यानी कि कबीले वाले लोग प्लेन क्लोथ्स में जो है वो एंटर हो गए थे, इंडिया के अंदर इन्वेजन किया था, राइट? उन लोगों ने, और महाराजा जो कश्मीर के थे हरि सिंह, इनको जो है वो इंडिया की मदद मिली। एक्चुअली इन्होंने इंडिया से जो है वो मदद मांगी और इंडिया से इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कश्मीर के अंदर घुस गई थी 1947 के पीरियड में। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो साइन किया गया, जो हम लोग को देखने को मिला, राइट? विलय पत्र जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। तो ये किसने जो है वो साइन किया? ये साइन किया महाराजा हरि सिंह। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर दिया। फर्स्ट वॉर जैसे ही होता है कश्मीर के अंदर 1947-1948 के पीरियड में, इंडिया ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि पूरा मुद्दा जो है कश्मीर का वो सामने रखा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के, मतलब कि इस पर अब इंटरनेशनली जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो क्यों इस क्षेत्र पर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमने इंटरनेशनली ये पूरे मुद्दे को जो है वो लेकर चले गए। और उस समय कौन कौन मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देखने को मिले थे? तो इस मुद्दे के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने इन्वेस्टिगेटिंग काउंसिल के साइज को इंक्रीज किया, बढ़ाया। इसमें 6 मेंबर इंक्लूड किए अलॉन्ग विद परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आप जानते हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, और नॉन परमानेंट मेंबर में अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया, यूक्रेन, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये मौजूद थे। तो इतने सारे मेंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे जो रेजोल्यूशन 47 पर काम कर रहे थे।
अब क्या होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली इस रेजोल्यूशन के तहत। तो इंडिया ने जो है वो, मतलब ये चीज कही गई कि इंडिया जो है वो प्लेबिसाइट कंडक्ट करेगी। प्लेबिसाइट का मतलब आपको पता होगा जनमत संग्रह, की मतलब लोगों से ही पूछा जाएगा, लोगों की डिमांड जो है कि क्या है, क्या लोग चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाना या इंडिया की टेरिटरी में जाना। तो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने बोला कि हम तो लोगों की डिमांड के ऊपर फोकस करते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, तो हम प्लेबिसाइट जो है वो कंडक्ट करेंगे कि लोग जो है उनकी क्या इच्छा है, राइट। और ये पूरी चीज जो है वो हम वोट के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि लोग जो है वो क्या चाह रहे हैं, इंडिया के अंदर रहना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर रहना चाह रहे हैं। तो ये चीज देखिए इंडिया ने क्लियरली कहती थी कि हमें मतलब है लोगों से, जनता से, लोगों की खुशी से, राइट। तो कई बार आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया का रोल जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग से रहा है, राइट। इन केस ऑफ कश्मीर ऑल्सो, ये चीज बकायदा मेंस में लिखिएगा, इन केस ऑफ कश्मीर ऑल्सो इंडिया ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ही बढ़ावा दिया था। कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर। और पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, राइट, क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑब्वियस ही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट में तो इन्वॉल्व था ही, राइट। और उसने मना कर दिया, बोल रहा कि नहीं हमारी तरफ से तो कोई सोल्जर नहीं गए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इनकी पॉलिसी हमेशा से ऐसी रही है, राइट। सीना तान कर थोड़ा ये लड़ाई लड़ते हैं, ये छुप छुपा के जो है वो पीठ पीछे जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, राइट। पीठ पीछे खंजर गोपने वाले इनके काम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये इससे बोला कि नहीं हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में। और इवन इन्होंने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि इंडिया जो है वो जानबूझकर इस प्रकार की हरकत कर रही है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन 39 1948 का हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर ये चीज मेंशन की गई कि ये मेंशन किया गया कि दोनों कंट्रीज को मिलकर जो है वो प्लेबिसाइट पहले तो कंडक्ट करना है, मतलब कि जनमत संग्रह जो है वो कंडक्ट करना है। वोटिंग आप कंडक्ट करो, लोगों की क्या इच्छा है, क्या डिमांड है उसको देखो, और लॉ एंड ऑर्डर पीस जो है उसको आप रिस्टोर करने का काम करो, उसको आप ठीक करो, राइट। और काउंसिल को इन्फॉर्म करो कि आप क्या क्या एक्शन जो है वो ले रहे हो, राइट। तो इसके बारे में जो है वो कहा गया इसके अंदर रेजोल्यूशन 39 के अंदर 1948 के। और कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बंद करो, उसको समाप्त करो, और ऐसी कंडीशन क्रिएट करो जो कि फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसाइड होना चाहिए, यानी कि जो भी वोटिंग जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से इम्पार्शियल नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि उसमें मतलब ऐसे कोई टूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जिसके तहत दोनों में से किसी एक पार्टी को फेवर मिल रहा हो। बायस टाइप की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके की होनी चाहिए, राइट। कि जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया के पास जाएगी या पाकिस्तान के पास जाएगी। तो देखिए इस प्रकार की भी एक कंडीशन जो है वो इंटरनेशनली डेवलप हो गई थी, जिस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने एग्री कर लिया था, बट पाकिस्तान की तरफ से ये एग्री नहीं हुआ था। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या ऑर्डर दिया पाकिस्तान को। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को सबसे पहली चीज तो ये कही कि आप जो आपके पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, सोल्जर्स वगैरह हैं, ट्राइब्समैन हैं, उसको आप बुला लो वापस अपनी कंट्री के अंदर, राइट। और जिसको आपने भेजा था लड़ाई लड़ने के लिए, राइट। और इसके अलावा और ये भी कहा गया कि आने वाले समय में आप दोबारा से घुसपैठ नहीं करोगे, राइट। फ्यूचर इंट्रूजन जो है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको आदेश दे दिए गए पाकिस्तान को, राइट। उसको पाकिस्तान को ये भी आदेश दिया गया कि आप पीस और ऑर्डर को मेंटेन करोगे और कॉपरेट करोगे इंडिया के साथ प्लेबिसाइड कंडक्ट करने में। और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया को भी आदेश दिया, इंडिया को जो है वो कहा कि आप जो है वो एक ऑर्डर जो है वो तैयार करो, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ ऑर्डर्स तैयार करो, राइट। मतलब और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। एक तो पहली बात तो प्लेबिसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लेबिसाइड जो है वो आपको तरीके से करनी है। और ये भी कहा गया कि जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी और ट्राइब्समैन जो है वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज तो जो लड़ाई है जो है उसको रोकना है, उसको समाप्त करना है। और इंडिया ने फिर एक प्लान जो है वो सबमिट किया कमीशन के पास कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो विड्रॉ कर लेगी और रिड्यूस करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ तक। मतलब कि पूरी फोर्स को हम नहीं हटाएंगे, थोड़ी थोड़ी फोर्स जो है वो हम हटाते जाएंगे और आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। तो ये चीज जो है वो इंडिया की तरफ से हम लोग को देखने को मिली और इंडिया ने ये प्लान जो है वो सबमिट किया। फिर इसके अलावा और दूसरे इंस्ट्रक्शन के साथ इंडिया को ऑर्डर किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया को कहा कि आप जल्दी से जल्दी प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंप्लीट करें। मतलब कि जिस प्रकार से आप वोटिंग सिस्टम जो है वो लेकर आएंगे, उसका क्या सिस्टम जो है वो आपको तैयार करना है, किस तरीके से फ्री फेयर इम्पार्शियल तरीके से आप ये वोटिंग कंडक्ट कराएंगे, तो उसकी प्रॉपर तरीके से जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करें। एंड फोर्सेज वुड बी हेल्ड इन एरियाज, आप फोर्सेज ऐसे एरियाज पर रखेंगे, राइट, जहां पर दैट शुड बी एग्रीड अपॉन विद द प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फोर्सेज वहीं पर होगा जहां पर प्लेबिसाइड जो है वो कंडक्ट की जा रही है। जैसे वोटिंग के समय पर, इलेक्शन के समय पर हम लोग को देखने को मिलता है फोर्सेज जो है वो तैनात होती है, जिससे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल लोगों की वजह से वोटिंग सिस्टम जो है वो डैमेज ना हो, राइट। तो इसके लिए कहा गया कि आप फोर्सेज वहां पर तैनात करो एग्री करने के बाद। एंड ये भी डायरेक्शन दिया गया इंडिया को कि इंडिया जो है वो लोकल पर्सनल को
रिक्रूट करें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और माइनॉरिटीज के राइट्स जो है, अधिकार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं अल्पसंख्यकों के, उसको सेफगार्ड करने का काम करें। तो ये सब चीजें इंडिया को डायरेक्शन दिया गया। अब हुआ क्या, इंडिया और पाकिस्तान ने किस प्रकार से रेजोल्यूशन 47 के ऊपर रिएक्ट किया। तो अभी तक आप समझ चुके हो कि इंडिया जो है वो एग्री हो गई थी प्लेबिसाइड करने के लिए, और इंडिया को बहुत सारी चीजें कही गई। इसमें इंडिया को यह भी कहा गया कि आप अपनी फोर्सेस वहां पर तैनात कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि रेजोल्यूशन 47 क्या कंक्लूड हुआ, क्या प्लेबिसाइड हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। रेजोल्यूशन 47 जो है वो दोनों कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने क्यों रिजेक्ट किया? तो इस रेजोल्यूशन ने इग्नोर किया मिलिट्री इन्वेजन को, कि पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इस रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री नहीं मेंशन थी, पाकिस्तान सोल्जर्स नहीं मेंशन था। आपने अगर ध्यान दिया हो, जब मैं आपको इस चीज के बारे में पढ़ा रहा था, तो इसमें इन्होंने जो है वो क्या चीज कही थी कि पाकिस्तान की, इन्होंने मैन के बारे में जो है वो बात करी थी, कि ऑर्डर किया था कि पाकिस्तानी नेशनल, कहीं पर भी इस रेजोल्यूशन के अंदर ऑर्डर नहीं किया गया था कि पाकिस्तानी अपनी आर्मी को जो है वो वापस करे, वापस लेकर जाए, या अपने सोल्जर्स को वापस लेकर जाए। इस चीज पर इंडिया को बड़ा अजीब लगा कि यार हम जब आपको जो है वो पूरी चीज जो है वो बता रहे हैं कि उनकी आर्मी जो है वो उसके अंदर एंटर हुई है, घुसी है हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री के अंदर, तो इस रेजोल्यूशन ने उस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया कि मिलिट्री इन्वेजन जो है वो पाकिस्तान के दौरान नहीं हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ट्राइब्समैन गए थे। ये चीज यहाँ पर देखने को मिली, तो इस चीज का हमें बुरा लगा। दूसरी बात, इन्होंने दोनों कंट्रीज को इक्वल डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर रख दिया। भाई पाकिस्तान ने शुरुआत करी और आप जो है वो दोनों कंट्री को इक्वली जो है वो ट्रीट कर रही है, तो गलत बात है ना। एंड ये इस फैक्ट को भी इग्नोर कर दिया कि महाराजा जो कश्मीर के हैं हरि सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, राइट, मतलब कि वो खुद जो है वो सपोर्ट चाह रहे हैं इंडिया की तरफ से, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली, और इंडिया ने और रेजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी जो है वो सवाल उठाए, उस पर भी आपत्ति जो है वो जताई कि इसने अलाउ नहीं किया इंडिया को कि इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को रिटेन करे, राइट, जब भी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यकता हो तो, कि मतलब जब भी, क्योंकि इसके अंदर ये मेंशन था कि आप अपनी आर्मी को जो है वो फोर्सेस जो है उसको हटा दो, धीरे धीरे करके मिनिमम कर दो, बट जब भी अगर वहां से सामने वाली पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अगर अटैक होता है, तो हम, इसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि हम जो है वो डिफेंस, सेल्फ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आर्मी को जो है वहां पर तैनात कर सकें। ये सब चीजें इन्होंने नहीं मेंशन करी थी। रेजोल्यूशन ने ऑर्डर किया था कि आप जो है वो एक कोलिशन सरकार बनाओ, और इसके कारण शेख अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग को प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के देखने को मिले थे, उनकी पोजीशन भी काफी डिफिकल्ट उस समय जो है वो हम लोग को नजर आ रही थी, मतलब कि ये जो गठबंधन बनेगा उसके कारण इनकी पोजीशन जो होगी वो वीक हो जाएगी, राइट। तो ये चीज इसके अंदर यानी कि पॉलिटिकल मैटर ये हम लोग को देखने को मिला था इस रेजोल्यूशन के अंदर जो आया। और इंडिया को का ये मानना भी ये था कि जो पावर जो दी जा रही है प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर को, ये स्टेट की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर देगी, मतलब कि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, संप्रभुता जो हम लोग को देखने को मिलती है राज्य की, उसको कम कर देगी, क्योंकि आप प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको आप पावरफुल बना रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है वो उनके पास लेकर जा रहे हो। और इस प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर में ना ही सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज शामिल होंगी, बल्कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज भी शामिल होंगी, क्योंकि दोनों ही करवा रही है प्लेबिसाइड। तो इसको लेकर इंडिया जो है वो सोच रही थी कि नहीं ये तो गलत है, और इंडिया चाहती थी कि पाकिस्तान जो है वो प्लेबिसाइड के ऑपरेशन से दूर रहे, सिर्फ इंडिया ही ऑपरेशन, क्योंकि उसकी दो वजह है ना यार। एक तो महाराजा जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बकायदा इंडिया को कह दिया था कि इंडिया जो है वो उनको प्रोटेक्ट करे, तो कुल मिलाकर कश्मीर हमारे कंट्रोल में, पहला पॉइंट, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट, इस ये होने के बावजूद भी एग्रीड कि चलो यार ठीक है, वहां की जो टेरिटरी की जो जनता है, उस क्षेत्र की जो जनता है, वो जो चाहती है वैसा हम करने के लिए रेडी हैं। हम इस तक जो है वो पीस, शांति करने के लिए इस निर्णय तक भी पहुंच गए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये रेजोल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। इस रेजोल्यूशन के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने हमारे टर्म्स को जो है वो समझा ही नहीं, हमारे इश्यूज को जो है वो समझा ही नहीं। तो ये वजह थी कि हमने इस चीज को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। हमने बोला कि हमें रेजोल्यूशन 47 जो है वो नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट किया? तो पाकिस्तान ने जो है वो आपत्ति जताई कि इंडियन फोर्सेस जो कश्मीर के अंदर तैनात होंगी, उनकी मिनिमम प्रेजेंस भी इनको नहीं चाहिए, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम प्रेजेंस नहीं चाहिए, मतलब ये डिप्लोमेटिक खेलना चाह रहा था। जैसे ही हमारी फोर्सेस हटती, जैसे कि अभी आपको पता है अफगानिस्तान के केस में क्या हुआ, नाटो की पहले क्या बोला था तालिबानियों ने कि आप जो है वो हट जाओ, हम कुछ एक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही नाटो की फोर्स हटी, इन्होंने कब्जा कर लिया। हुआ था कि नहीं हुआ था? ये होती है डिप्लोमेटिकली। तो कभी भी याद रखो गाइस, कभी भी किसी के साथ जब भी आप लाइफ में नेगोशिएट करो, अपने टर्म्स पर करो, सामने वाले के टर्म्स पर कभी मत करना। सामने वाला आपको बोलेगा कि यार इस चीज को जो है वो आप हटाओ, तो उसके बाद जो है वो मैं ऐसा करूंगा, राइट। सामने वाला आपको बोलेगा, वो आपको ब्लफ कर देगा। कभी भी किसी के जाल में मत फंसना, कभी भी। इतने आप गए गुजरे नहीं हो कि आप किसी के जाल में फंसोगे। यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स,
आप पावरफुल लोग बनने वाले, तो अभी से ये पावरफुल टेक्निक्स अपने अंदर अपनाओ, सामने वाले के साथ नेगोशिएट करो, बट अपने टर्म्स पर नेगोशिएशन होना चाहिए, राइट? या फिर चलो म्यूचुअल टर्म्स पर भी नेगोशिएशन हो तो बोलो कि यार साथ ही साथ जो है वो पीछे चलेंगे, राइट? एक साथ नहीं, यानी कोई भी जैसे किसी टेरिटरी पर, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि मतलब जब मेरे आदमी को भेजो मैं तुम्हारे आदमी को भेजूंगा, राइट? तो वो क्रॉस जो होते हैं, राइट, आपने देखा होगा एक बार पिक्चर के अंदर, राइट? ये होता है ना कि जो गुंडा जो होता है वो हीरो के किसी सदस्य को जो है वो पकड़ लेता है और फिर मतलब हीरो के साइड का जो है वो उसके पास जो है वो पैसों की बैग जो है वो देता है, तो बोलता है कि पहले पैसा जाएगा और हमारा बंदा जो है वो आएगा, फिर बोलते नहीं दोनों एक साथ जो है वो करो, तो वही चीज करनी चाहिए यार, क्योंकि हुआ ही है अफगानिस्तान आपके पास बिगेस्ट एग्जांपल है। व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान? तालिबानियों ने पहले कहा था यूएसए से कि आप अपनी नाटो फोर्सेस हटा लो, हम शांति करेंगे, किया क्या उसने? नहीं किया, ब्लफ कर दिया, जैसी नाटो की फोर्स हटी उसने कंट्रोल कर लिया। ये चीज आपको समझनी है। अब पाकिस्तान ने क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें कोई भी इंडियन फोर्स नहीं चाहिए, वी न्यू कि हम अपनी इंडियन फोर्स वहां से हटा लेंगे तो ये तो यहाँ पर आकर कंट्रोल कर लेगा, फिर इसको हटाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो ये चीज थी। एंड पाकिस्तान वांटेड एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, बोलता था कि इसे तो इस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब इसकी तरफ से पॉलिटिशियन भी आएंगे अब यहाँ पर, तो ये चाह रहा था। हमने बोला कि भग जाए यहाँ से, हमें नहीं देना। फिर फाइनल आउटकम क्या निकला? कुछ नहीं निकला, दोनों ने ही मतलब हालांकि इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वेलकम किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन को कि चलो इस पर जो है वो काम करते हैं, बट इस चीज पर हम लोग को नहीं देखने को मिला कि कोई भी फाइनल आउटकम जो है वो निकला एट प्रेजेंट, राइट? और आज की डेट की स्थिति क्या है अगर पूछ ली जाए तो आपको सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी कि कश्मीर इज अवर इंटरनल मैटर, राइट? एक्सटर्नली या इंटरनेशनली किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर, दैट्स इट।